Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning students, how are you? Hope you are doing well at your home and doing all the homework which is sent to you by the school authority. Okay, before starting the today's lecture, okay, this is the lecture number 3 of chapter science 1, that is matter in our surrounding. In our last lecture we have learned about the characteristic properties of particles of matter and second characteristics of matter. These two topics have done. Okay, today we are going to do the textual exercise, that is in-text exercise questions which are given in the textbook that we have to do today. Okay, for that you take out page number 3 of your textbook. If you have textbook with you, just take out page number 3. In that questions, the question number 1, that is which of the following are matter. ठीक है, वहाँ बहुत सारे names और words दिए गए हैं. We have to classify them as a matter. Now as a matter, that means solid, liquid and gas, that you know now. Okay, we have 3 types of matter, that is solid, liquid and gas. These 3 types of matter we know. Okay, now we have to classify them as, means whatever the names are given in the textbook, we have to classify them as solid, liquid and gas. Okay, the first one is chair. अब चेयर क्या है वो आपको पता है, बैठने के लिए यूज करते हो, तो वो क्या है ना, सॉलिड. सो विल राइट हियर इन एज सॉलिड. ठीक है, वी विल राइट इन सॉलिड फॉर्म. सेकंड एयर. एयर मींस जो रेस्पिरेशन के लिए आप इनहेल करते हो, है ना. सो वो क्या है, इट्स अ गैस. सो वो किस कॉलम में आएगा, गैस वाले कॉलम में. सो राइट इट एयर. ठीक है, इट्स अ गैसियस मैटर. देन थर्ड इज लव. अब लव ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है. इट्स अ फीलिंग, इट्स अ ह्यूमन फीलिंग. बेटा इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आइडेंटिफाई मत कर लेना, कुछ नया हो जाएगा, पीएचडी की डिग्री आ जाएगी तेरे पास. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना. इट्स अ फीलिंग. ठीक है, सो हम उसे अलग से कॉलम बनाएंगे फीलिंग और वहां लिख देंगे इट्स अ लव एंड इट्स अ ओनली फीलिंग. ठीक है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होता. देन स्मेल. ठीक है, अब देखो स्मेल तो कोई भी हो सकती है. ठीक है, स्मेल ऑर्डर जैसे परफ्यूम्स है, डिओड्रेंट्स है, या कोई सोप है, या कोई भी दूसरी चीजें आप घर में यूज करते हो, सबके पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. ठीक है, आपको कभी अच्छी भी लगती है, कभी बुरी, लेकिन स्मेल हमेशा गैसियस, ऐसा गैसियस फॉर्म देखा गया है उसे. इट्स अ गैस, तो हम उसे कहां लिख देंगे, गैस वाले कॉलम में. ठीक है, चलो. देन नेक्स्ट इज आलमंड. सॉरी नॉट आलमंड, हेट. हेट यानी गुस्सा करना, नफरत करना किसी से. तो अगेन वो क्या हो गया, इट्स अ फीलिंग. तो हम इसे यहां लिख देंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज आलमंड. बादाम खाते हो, खाना 9th स्टैंडर्ड में हो ना, साइंस पढ़ने के लिए बादाम की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो खाया करो. तो इट्स अ सॉलिड. क्या है, सॉलिड. देन नेक्स्ट इज थॉट. थॉट यानी आपको अलग अलग विचार नहीं आते. पबजी में मैं आज इसको उड़ा दूंगा, मैं अमेरिका गया तो मैं ये कर लूंगा. ठीक है, मेरा फ्रेंड है उसके साथ में, यानी आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलता है. थिंकिंग, यू कीप ऑन थिंकिंग समथिंग इन योर माइंड. ठीक है, दैट इज थॉट. तो अगेन वो किस में आ गया, ठीक है, ये फीलिंग वाले कॉलम में आ जाएगा. देन नेक्स्ट कोल्ड. ठीक है, कोल्ड अगेन इट्स अ फीलिंग. ठीक है, ठंडी आप महसूस करते हो. कभी देखा है, किसका नाम देखा है कोल्ड, ऐसे नाम सुना है कभी, नहीं ना. सो इट्स अ फीलिंग अगेन. तो इसको भी यहां लिख दो. देन नेक्स्ट इज लेमन. ठीक है, कोरोना है ना अभी, डॉक्टर भी बोलते हैं विटामिन सी बहुत मिलना चाहिए हमें. सो कहां से मिलेगा, लेमन का जूस, नींबू का जूस बना के पियो, कोरोना से बचे रहोगे. तो इट्स अ सॉलिड. ठीक है, इसे यहां लिख देते हैं. देन नेक्स्ट इज वाटर, पानी. ठीक है, अगेन इट्स अ लिक्विड. देन स्मेल ऑफ परफ्यूम. ठीक है, खर्चा कराते हो ना मम्मी पापा का, बहुत महंगे महंगे कहां से भी उठा के लेके आते हो मॉल से, तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है, ठीक है, इट्स अ गैसियस थिंग. तो हम यहां लिख देंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम.
सो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें सॉलिड में किस कौन सी चीजों के नाम लिखे हमने, चेयर, आलमंड एंड लेमन, लिक्विड, वाटर, गैस, एयर, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स एंड फीलिंग में लव, हेट, थॉट्स एंड कोल्ड। एग्जाम में इसकी जरूरत है खाली, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जाने दो। मेन चीज ये है, you have to classify the given things into solid, liquid and gas. Okay, done. Okay. Now at as a homework, आपके घर में जितनी भी चीजें आपको अभी फिलहाल रूम के सामने दिख रही है, जैसे ये लेक्चर का वीडियो खत्म हो जाएगा, जस्ट सबको क्लासिफाई कर देना कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रब दिस फर्स्ट, तब तक आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो और समझो वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है या क्या बता रहा है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज गिव रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन इज स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो गरम खाना होता है ना, यानी जब मम्मी किचन में खाना बना रही होती गर्मा गर्म, ठीक है, और आपकी मनपसंद डिश बनाई होगी, तो कैसे रूम में बैठे बैठे ये नाक ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, आज तो मेरी मनपसंद चीज बनी है ना, होता है ना। मतलब मम्मी तो किचन में खाना बना रही है और आपने उसकी खुशबू तो रूम में किसी एक कोने में बैठ के ले ली और आपको आइडिया भी आ गया, आज तो मेरे मनपसंद डिश तो बन गई है, आज तो मजा आएगा खाने में, होता है ना। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाएगा तो उसी जगह बैठे बैठे आपको स्मेल आएगी नहीं, आपको फिर वहां तक जाना पड़ेगा सुनते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ आ रहा है ऐसे, है ना। यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जब कोई हॉट चीज होती है ना, हॉट फूड होता है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है आराम से इजीली, लेकिन जो ठंडा खाना होता है, ठीक है, कोल्ड होता है, उसके लिए हमें उसके पास में जाके स्मेल करना पड़ता है। सो व्हाई इट इज सो, देखो इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके देखो ये जो आंसर्स है वो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, बाकी आपको जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस रेफरेंस बुक से आपको इन सारे आंसर्स को एज इट इज लर्न कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरा काम है मैं आपको समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो हॉट फूड होता है तो नेचुरली उसको हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, बिकॉज हमने जैसे गैस ऑन किया तो नीचे से हीट एनर्जी क्रिएट हुई, उस हीट एनर्जी ने क्या किया, आपका जो भी खाना था उसके जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे उसको हीट एनर्जी पास ऑन कर दी। अब सॉलिड पार्टिकल्स ने क्या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो वाइब्रेशन करने लगे, यानी धीरे धीरे वो लिक्विड बन गए और लिक्विड से फिर क्या बन गए, गैस। और जैसे वो गैस में कन्वर्ट हो गए, अब आपको पता है गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में फैल जाता है। तो जैसे ही वो खाना गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसकी स्मेल घर के चारों कोनों में फैल गई और सब ने, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, जो ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई रूम में बैठा है, कोई स्टोर रूम में काम कर रहा है, सबको पता चल गया कि मम्मी ने किचन में क्या बनाया है। Why? Because जब हम खाने को गर्म करते हैं ड्यू टू हीट एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से जो हीट एनर्जी क्रिएट होती है, दैट हीट एनर्जी कन्वर्ट दैट सॉलिड फूड इनटू अ गैसियस स्मेल, गैसियस ऑडर व्हिच स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ आवर रूम। ओके, लेकिन जब वो खाना ठंडा हो जाता है तो ऑब्वियसली अब तो टेम्परेचर नीचे हो गया, हीट एनर्जी भी कम हो गई है, सो उसकी वजह से खाना की जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, फिर वो उसी थोड़े डिस्टेंस पे ही पड़ी रहती है, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होती। सो ये रीजन है। तो पता चल गया उसने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा उसका रीजन क्या है, क्यों हॉट फूड स्मेल स्प्रेड टू अ लार्जर डिस्टेंस, व्हाई कोल्ड फूड स्मेल रिमेन्स इन दी लिमिटेड रीजन। पता चल गया क्यों ऐसा होता है, because in hot food due to high temperature, due to high heat energy, whatever the solid food is there, it gets converted into a gaseous form and that gaseous order spread in all the direction to a larger distance. लेकिन cold food में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो स्मेल ज्यादा स्प्रेड होती नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, a diver is diver not driver, it's diver, यानी जो पानी में तैरते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। A diver is able to cut through a water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो डाइवर होता है, ठीक है, जो स्विमर होता है, जब वो डाइव करता है स्विमिंग पूल में
ठीक है, वो टकरा के वापस नहीं आता, वो आराम से वाटर को कट करते हुए आगे निकल जाता है। क्यों ऐसे होता है? तो आपको थोड़ा याद हो कि जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे फिंगर है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्या मैं इसे ऐसे काट सकता हूँ? नहीं। फिर मैंने कहा था एक बकेट होती है पानी की, उसके अंदर ऐसे फिंगर से काटने की कोशिश करो तो मैं काट सकता हूँ। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए समझाया था? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यस, उसके लिए मैंने समझाया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कट इट, पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड पार्टिकल्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंपेयर्ड टू सॉलिड, सो वी कैन इजीली कट देम। इसलिए जब हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सा है, क्या रखा गया है, कौन सा मैटर है? वाटर, और उसका स्टेट क्या है? लिक्विड। सो अगर वाटर एज ए लिक्विड वहां है तो नेचुरली whatever the water molecules, water particles are there in that swimming pool, they will have more intermolecular space between them, and due to that swimmer when it's dive into the swimming pool it easily cut through that water, वो आराम से पानी को काटते हुए आगे निकल जाता है। Why? Because the liquid particles of water, ठीक है, has more intermolecular space between them, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए हम उसे इजीली कट कर सकते हैं। इसलिए स्विमर भी बहुत इजीली वाटर को कट करते हुए आगे स्विम करते हुए आगे निकल जाता है। ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की सारी प्रॉपर्टीज लिख के दी थी, पता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, वो वीडियो आपके पास होगा, एक बार उसे दोबारा देख लेना। उसमें ये सारे मैंने जो भी प्रॉपर्टीज या लिखी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो एज इट इज एज अ आंसर इस क्वेश्चन में लिखना है आपको। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ टर्न योर पेज, ठीक है, नाउ टेक आउट पेज नंबर 6, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई, दिस इज डन, ठीक है, दिस इज डन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 6, ठीक है, वो निकालो। ओके, उसमें सबसे पहले एक कुछ स्टेटमेंट लिखा है, रीड इट। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी होता क्या है, जैसे अपने आप आपकी बॉडी को देख लो, ऑब्वियसली आपकी बॉडी का कोई ना कोई मास होगा, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, जिसका जो भी है। ओके, अब देखो उस मास के हिसाब से जब आप किसी भी सरफेस पे बैठते हो या खड़े रहते हो तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ एरिया कवर किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ खड़े रह के आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपने मेरा जो फीट है, मेरे जो फुट से नीचे फीट, उसके हिसाब से मैंने कुछ एरिया कवर किया डिपेंडिंग ऑन माय मास। उससे से आप घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप बैठे हुए तो नेचुरली आपने थोड़ा ज्यादा एरिया कवर किया होगा डिपेंडिंग ऑन योर मास। सो व्हेनेवर एनी सब्सटेंस कवर सम स्पेस ऑन अ गिवन सरफेस डिपेंडिंग ऑन इट्स मास, दैट इज नोन एज डेंसिटी। इसलिए उसका फार्मूला लिखा गया है, डेंसिटी का जो फार्मूला है, ठीक है, डेंसिटी इज mass per volume, this is the formula for density, ठीक है। डेंसिटी होता क्या है कि आप अपने मास के डिपेंडिंग ऑन योर मास व्हाटएवर द वॉल्यूम कवर बाय योर बॉडी ऑन द सरफेस इज नोन एज डेंसिटी, दैट इज मास पर वॉल्यूम। ओके, अब उसमें वो क्या पूछ रहा है हमें, इफ वी सी अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी आपको बहुत सारे वर्ड्स वहां दिए, वी हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, यानी जो मटेरियल्स के वहां नाम दिए हुए हैं उसमें से किसकी डेंसिटी सबसे कम है और किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो हमें बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, एयर, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्टली ये जो भी यहाँ मटेरियल्स दिए हम पहले उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, चलो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। चलो फर्स्ट इज एयर, सो वो कहां आएगा, गैस में आ जाएगा। ओके, गुड। देन नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ठीक है। बड़े बड़े जो हाई फाई प्रोफाइल के घर होते हैं उनमें ऊपर नहीं एक चिमनी जैसा रखा होता है, उसका काम क्या होता है कि जब हम कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बहुत सारी स्मोक निकलती है, बहुत सारी स्टीम निकलती है, तो वो क्या करता है उस सारी स्मोक और स्टीम को एग्जॉस्ट कर देता है, घर के बाहर फेंक देता है विद द हेल्प ऑफ दैट चिमनी, दैट इज एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी। तो एक्चुअली वो क्या हुआ, इट्स अ गैस, ठीक है। तो इसे हम यहां लिखेंगे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी,
देन हनी, ठीक है। सो हनी इज अ लिक्विड, तो उसे यहां लिख दो। आपके फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, वो सॉलिड होगी, मैं एक मटेरियल खाने वाला जो हनी होता है ना उसकी बात कर रहा हूं। देन नेक्स्ट इज वाटर, ठीक है, अगेन इट्स अ लिक्विड। देन chalk, ठीक है, इट्स अ सॉलिड। Then next is cotton, again it's a solid. And lastly iron, again it's a solid. Okay, तो देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में जितने भी मटेरियल्स दिए थे पहले तो मैंने उसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई कर दिया। अब मुझे इनको इनकी डेंसिटी बेस्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको बहुत इजीली पता चल जाना चाहिए कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। क्यों? बिकॉज उनका मास ही नहीं होता ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको 100 ग्राम ऑक्सीजन लेके आओ तो आप लेके आ सकते हो? पॉसिबल है? नहीं। क्यों? बिकॉज वो गैस है, हम उसको मेजर कैसे करेंगे? दिखनी तो चाहिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उनका प्रोसेस अलग से होता है। तो नेचुरली जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी भी सबसे कम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सबसे पहले लिख देंगे, बिकॉज इन दोनों के पास सबसे कम डेंसिटी है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो किसके पास सबसे कम डेंसिटी है? तो देखो जब हम एयर की बात करते हैं, यानी जो नॉर्मल हवा होती है दैट इज एयर, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। जब हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? पता है? एयर मतलब ड्राई एयर, जहां सिर्फ हवा है बाकी कुछ नहीं, वहां ऑक्सीजन गैस होगी और रेस्पिरेशन जो आपने CO2 गैस निकाली होगी वो होगी। उसके अलावा वहां दूसरा कोई भी नहीं है, यानी सबकी सब गैसियस फॉर्म में। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, तो वहां सारी चीजें गैसियस फॉर्म में ही है। लेकिन जब हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं घर में, तो जब मम्मी खाना पकाती है तो उस टाइम बहुत सारा वाटर बॉईल हो रहा होता है। So during that boiling क्या होता है, whatever the liquid water is there, it is getting converted into gaseous steam, यानी जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। That means अब एयर जो है, because किचन में एग्जॉस्ट के बाद एयर तो होगी, लेकिन अब खाने में से जो चीजें निकल रही है वो भी एज अ स्टीम एयर में ऐड हो जाती है। तो ऑब्वियसली स्टीम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़ गए, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं डेंसिटी भी बढ़ जाती है। That's why if we compare this to air contain only gas, okay, gaseous mixture, whereas this exhaust contain gaseous mixture plus the steam which is being formed during the cooking process. Okay, so हम क्या लिखेंगे, पहले air लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या आएगा, exhaust from chimney, okay, फिर अब आ जाओ लिक्विड के पास, बिकॉज जिस तरह से गैस के पास सबसे कम डेंसिटी होती है, तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, लिक्विड, और फिर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, दैट इज सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई सॉलिड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैस। लेकिन जब लिक्विड की बात करें तो ऑब्वियसली गैस से ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड के पास। अगेन फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है ना। तो अगर हम वाटर और हनी को कंपेयर करें तो देखो वाटर जो है ना वो प्योर लिक्विड होता है, जबकि हनी जो होता है वो थोड़ा सेमी लिक्विड होता है, थोड़ा हेल्दी होता है, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, स्टिकी टाइप होता है, ठीक है, भरा हुआ जिसको बोलते हैं ना, है ना। यानी आप थोड़ा पानी ले लो, थोड़ा हनी ले लो हाथ में, 1 स्पून, आपको इजीली पता चल जाएगा किसका वेट ज्यादा है। ऑब्वियसली हनी का वेट ज्यादा होगा बिकॉज वो ज्यादा थिक है, बहुत थिक होता है वो, जबकि वाटर बहुत ही लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि हनी पहले वाटर आएगा, सॉरी, फिर आ जाएगा हनी, ओके। अब आ जाओ सॉलिड में, दैट इज चॉक, कॉटन और आयरन, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम हो गई, और ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के की है, ठीक है, बिकॉज मैंने पहले आपको क्या समझाया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस हैज द लोवेस्ट डेंसिटी, देन लिक्विड, देन सॉलिड which has highest density। लेकिन जब हम सॉलिड के नाम पढ़े तो देखो उसमें क्या लिखा है, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसमें ये जो कॉटन है, कॉटन यानी रुई, है ना। कॉटन पता चला क्या होता है, रुई, जिसमें हम वो दिए जलाते हैं जिससे, है ना। तो वो तो कितना हल्का होता है बिकॉज वो स्पॉन्जी होता है,
क्या होता है, सॉलिड तो है लेकिन स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी मतलब उसके अंदर बहुत सारी एयर कैविटी है, यानी बहुत सारा गैस भरा हुआ है उसके अंदर। दैट मींस कॉटन इवन दो सॉलिड है लेकिन ड्यू टू एयर कैविटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी, उसकी जो डेंसिटी है वो गैसियस सब्सटेंस जैसी है। किसके जैसी है, इसलिए हम उसे यहां लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसलिए इसे यहां लिख देंगे, इसलिए इन दोनों को मिटाना पड़ेगा। सो वी विल हैव कॉटन, देन वी विल हैव वाटर, देन वी विल हैव हनी। हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, चॉक एंड आयरन। तो ऑब्वियसली चॉक और आयरन में तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। चॉक जो है वो ज्यादा हैवी है, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, आयरन। सो दिस इज द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन। ठीक है, अगेन कॉटन को क्यों हमने पहले लिखा, इवन दो इट्स अ सॉलिड, बिकॉज़ कॉटन जो है उसके पास एयर कैविटी है, दैट्स व्हाई। देन इट्स वाटर, देन इट्स हनी, देन chalk and then iron। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। tabulate the difference in characteristics of states of matter। तो देखो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, हमने जो सेकंड लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम दैट लेक्चर। देन नेक्स्ट इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको डिफाइन करना है। ठीक है, दैट आई एम डूइंग ओरली, जैसे आपको सुनना है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब अ सब्सटेंस व्हिच नेवर लॉस्ट इट्स शेप, और ये प्रॉपर्टी किसके पास थी, सॉलिड, बिकॉज़ हमने रिजिडिटी प्रॉपर्टी किसके लिए लिखी थी, सॉलिड के लिए। सॉलिड नेवर लूज इट्स शेप, सो इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू नॉट लूज इट्स शेप इज नोन एज रिजिडिटी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से कोई भी मटेरियल अपने शेप को कभी लॉस्ट नहीं होने देता, वो अपने शेप को परसिस्ट करता है, हमेशा एज्यूम कर लेता है एज इट इज, दैट इज नोन एज रिजिडिटी। सो डेफिनेशन क्या है, इट्स अ एबिलिटी, इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप इज नोन एज रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी यानी जिससे हम किसी भी मैटर को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो उसकी डेफिनेशन कैसी होगी, इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिकॉज कोई सॉलिड या कोई लिक्विड, कोई गैस अपने आप तो पिचक नहीं जाएगा ना, अपने आप तो कंप्रेस नहीं होगा, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसे देख लो, ये जो स्पंज है, इट्स अ स्पॉन्जी थिंग, ये बहुत स्पॉन्जी होता है ना, सॉलिड है लेकिन स्पॉन्जी है, कॉटन की तरह। क्यों, बिकॉज इसके अंदर एयर कैविटी है और उस एयर कैविटी में बहुत सारी गैस है, इसलिए जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा, देखो हो गया कंप्रेस, है ना। Is it compressing? Yes or no? Yes, it is very compressing. Why? Because as soon as I apply this external force on the surface of this sponge, okay, what happen? उसके अंदर जो भी air cavity है, in that whatever the gas is there, it just expel out due to this external pressure. इसलिए वो compress हो जाता है। Okay, so got the topic? What is compressibility? Compressibility means it's the ability of a matter to reduce its volume under the effect of external force. Okay? Then next is fluidity. वो भी हम पढ़ चुके हैं। It's the ability of a matter to flow. It's the ability of a matter to flow is known as fluidity, and it is possessed by liquid and gas. Liquid flow in one direction, gas flow in all the directions. Okay, then filling a gas container, filling a gas container यानी कोई भी कंटेनर है उसमें गैस फिल करना, ठीक है। so it's a property of expansion, it's a property of expansion. Okay, then next is shape, ठीक है, it's a limited boundary possessed by a matter. शेप को कैसे डिफाइन करोगे, इट्स अ लिमिटेड बाउंड्री possessed by a matter. फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, तो देखो ये इसकी बाउंड्री है ना, अब इस बाउंड्री को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। कभी देखा है कि ये पॉइंट यहाँ से निकल के इधर चला गया हो अपने आप,
कभी देखा ये पीछे से ढक्कन निकल के यहाँ चला गया, होता है कभी? नॉट पॉसिबल, बिकॉज सॉलिड क्या करता है, अपनी शेप को हमेशा मेंटेन करता है, उसकी जो भी बाउंड्रीज है उसको कभी क्रॉस नहीं करता, इट रिमेन इन इट्स बाउंड्री, विद इन दैट्स बाउंड्री। सो हम क्या करेंगे शेप को, इट्स अ स्पेसिफिक और डेफिनेट बाउंड्री possessed by a matter is known as shape. Okay, then next is kinetic energy. Next is kinetic energy. So kinetic energy क्या है? It's a energy possessed by a particles of matter due to its motion. Because for example देखो ये जो ये सपोज कोई एक डस्टर है, इट्स अ सॉलिड पार्टिकल, लेकिन जैसे मैं इसको कोई फोर्स दूंगा तो नेचुरली ऐसे मोशन करना शुरू करेगा। सो ड्यूरिंग दैट मोशन व्हाटएवर द एनर्जी possessed by this duster is kinetic energy. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ स्टेडी खड़ा हूँ, देखो मैं भी चलना शुरू हो गया, मैं ऐसे चल रहा हूँ, है ना? सो जब मोशन करता हूँ, when I do any type of motion, so during that motion whatever the energy possessed by my body is kinetic energy. So kinetic energy के लिए हम क्या बोलेंगे? It's a energy possessed by particles of matter due to its motion. Okay, then next is density. वो तो हमने पहले पढ़ लिया, it's mass upon volume, है ना? यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था इस एक्सरसाइज का, उसमें उसकी डेफिनेशन दी है। सी the mass per unit volume, you can see that mass per unit volume of a substance is called density. तो उसकी डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही मिल गई। ओके डन, चलो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली अभी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? आई होप यू गॉट ऑल दी क्वेश्चन which I have done. Okay, so that's all for today. Okay, I hope you enjoy the lecture. Okay, take care.